Assalamualaikum students, I hope you're all fine. The next theory that we are going to study today is postmodernism. Postmodernism is much like deconstruction. I have already given a lecture on that in much detail, so you will find a lot of similarities between this theory and that theory. So basically, postmodernism is influenced by Marxism, feminism, psychoanalysis, semiotics, and other theoretical models. It is opposed to a formalist agenda. Let me get a highlighter. It is opposed to formalist agenda, seeing it as both intellectually fruitless and politically conservative. It emphasizes diversity of human experience and multiplicity of perspectives. Postmodernism denies the existence of any ultimate principles, and it lacks the optimism of there being a scientific, philosophical, or religious truth which will explain everything for everybody, a characteristic of the so-called modern mind. Postmodernism, as has been written in the first point, that it has been influenced by different kinds of theories. We have read some of these models, and we have not all of these. We have not read semiotics, but it is influenced by all these theories, and it is opposed to a formalist agenda. Formalist is much like structuralism. जैसे हम स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था, उसमें यही बात बार बार की जाती है कि एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर, एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं, इट मेक्स अ प्रॉपर होल. लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में, जैसे हमने डीकंस्ट्रक्शन में पढ़ा, कि इसमें द थिंग इज़ कि कोई चीज़ इनकी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव कोई चीज़ जो है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. वी कैन नॉट सी वन थिंग फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव. डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स के. हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, या लेट्स सपोज वी आर रीडिंग अ नॉवल, वी आर रीडिंग अ पोएम, या कोई भी इवेंट अगर हम देख रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, और उसी के मुताबिक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है. इसकी काफ़ी जो है एक वो प्रैक्टिकल, मैंने थोड़ी एग्जांपल्स जो हैं वो डीकंस्ट्रक्शन वाले लेक्चर में भी दी हुई है. ठीक है, जो हमने एक स्टोरी उसमें डिस्कस की थी, ठीक है, स्प्रिंग वाली. तो द सेम है, उसमें यही था कि हमने जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लिए थे स्टूडेंट्स के, उसमें यही था कि हर स्टूडेंट ने एक अपना अलग पर्सपेक्टिव दिया था. सो पोस्ट मॉडर्निज्म एम्फसाइजेज कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, और हर इंसान का उसकी वजह से अपना पर्सपेक्टिव है. अच्छा, फिर इट ऑल्सो डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अल्टीमेट प्रिंसिपल्स, एंड इट लैक्स ऑप्टिमिज्म और बीइंग अ साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस ट्रूथ. मतलब इनका ये मानना है कि जैसे हम हर चीज़ को एक नज़रिए से देखते हैं. कोई जो है वो मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मार्क्सिस्ट प्रॉब्लम्स की वजह से हैं. कि क्लास डिवीजन है, जो है कोई अमीर है कोई गरीब है, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. फेमिनिस्ट लगता है कि सिर्फ फेमिनिज्म के इश्यूज हैं. देयर इज अ सोशल हायरार्की जिसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो ये जो आपकी ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है सब्जुगेट कर रहे हैं. और साइको एनालिसिस में सारा माइंड से रिलेटेड और है, उनका ये मानना है कि साइंस या फिलॉसफी या रिलीजियस कोई भी एक चीज़ एक्सप्लेन कर सके. ठीक है ना. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आपकी कोई एक फ्रेंड जो है वो अपसेट है, तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू काउंसल हर, तो हो सकता है उसको आप ये कहें, हो सकता है वो आपसे शेयरिंग कर ले, उनका दिल हल्का हो जाए. लेकिन आपकी दूसरी फ्रेंड जो है मोस्ट प्रोबेबली दे नीड मोर. ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो है आपकी वो आपसे शेयरिंग करें, और जो उनका एक है वो सैडनेस है या जो ट्रॉमा है वो शेयरिंग से ख़त्म हो जाए. कुछ लोग जो है उनकी डिमांड उससे भी ज़्यादा होती है. तो किसी भी बंदे का प्रॉब्लम, कुछ भी इशू हो, वो सिर्फ एक ही जो है फार्मूला से एंड नहीं होता. ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी कम्प्लेक्स. ठीक है.
तो दिस इज़ वर्ड पोस्ट मॉडर्निज्म से कि हम किसी एक चीज़ एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही जो है हमारा ट्रूथ नहीं हो सकता, वी हैव टू कीप चेंजिंग थिंग्स. The very term postmodernism implies a relation to modernism. Modernism was an earlier aesthetic movement which was in trend in the early decades of the 20th century. It has often been said that postmodernism is at once a continuation of and a break away from the modernist stance. Postmodernism shares many features of the modernism, कि जैसे आप नाम देख सकते हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इट इज़ एविडेंट कि ये कुछ ना कुछ इसका रिलेशन जो है वो मॉडर्निज्म से है. मॉडर्निज्म जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में जो एक एस्थेटिक या आर्ट या लिटरेचर की जो मूवमेंट्स आई थी उसको मॉडर्निज्म बोलते हैं, ठीक है. उस पीरियड को मॉडर्निज्म वाला पीरियड जो है वो समझा जाता है. और उसमें अगर आप लोग मॉडर्निज्म पढ़ें तो ज़्यादा आपको उसमें वॉर लिटरेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा. वॉर लिटरेचर इसलिए बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड. उसके अलावा कॉलोनियल सब्जुगेशन पे काफ़ी आपको नॉवेल्स मिलेंगे. तो उस वक्त देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है. बहुत ज़्यादा वॉर्स चली, कॉलोनाइजेशन की इश्यूज थे. तो हाँ, उस वक्त का जो लिटरेचर है उसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत है, ठीक है ना. स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, लोगों का ज़िंदगी से यकीन उठ जाना, ऐसी चीज़ें आपको उसमें बहुत नज़र आएंगी. Comparison of modernism and postmodernism. अगर let's suppose if you want to understand postmodernism, it is very important that you also know what is modernism, ठीक है. So both schools reject the rigid boundaries between high and low art, ठीक है ना. हाई आर्ट जैसे हमने यहाँ पे नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि लो आर्ट comforts, satisfies and reassures audience expectations, while high art challenges and questions audience expectations. अब लो आर्ट में ये है कि लेट्स सपोज आप लोग अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो, ठीक है, या ड्रामाज वगैरह देखते हो, तो उसमें हमेशा अमूमन जो है जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तानी मूवीज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें एक फ्रेंचाइज है नामालूम अफराद या जवानी फिर नहीं आनी, इस तरह की एक मूवी है, ठीक है. तो वो आप लो आर्ट में उसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ आपका एक जो है एस्केपिज्म है, उसमें सिर्फ फन है, ठीक है. उसमें बहुत ज़्यादा है आपके पास कॉमेडी है, ठीक है. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको एजुकेट कर रही है या वो आपको क्वेश्चन कर रही है. लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मूवी है कि वो देखें तो उसमें आपको काफ़ी जो है अच्छी चीज़ें लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है. बाकी भी बहुत सारी मूवीज़ वगैरह होती हैं जिसमें जो क्रिटिकल मूवीज़ होती हैं उसमें अक्सर अगर आप अवार्ड शोज़ देखें तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड उसको बोलते हैं. तो उसमें क्रिटिक्स हम अमूमन ऐसी ही मूवीज़ जो है वो चूज़ करते हैं जिसमें इस टाइप की जो है जिसमें एक एजुकेट किया जाए लोगों को, उनको क्वेश्चन किया जाए, वो अगर वो कुछ कर रहे हैं उस चीज़ को क्वेश्चन किया जाए, ठीक है. तो वो आपके हाई आर्ट में आते हैं, ठीक है. तो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का ये मानना है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज हाई आर्ट और लो आर्ट. मीन जैसे वो हमने बाइनरी ऑपोजिशन की बात की थी डीकंस्ट्रक्शन में, तो डीकंस्ट्रक्शन में यही बात थी कि बाइनरी ऑपोजिशन जो है इट्स नॉट द राइट थिंग. हर चीज़ का एक ग्रे एरिया होता है, ठीक है. सो वी कैन नॉट डिवाइड थिंग्स इनटू टू कि ब्लैक एंड वाइट और हाई और लो आर्ट. तो बोथ दीज स्कूल्स आल्सो रिजेक्टेड हाई एंड लो आर्ट. अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म इवन गोज अ स्टेप फर्दर एंड डिलिबरेटली मिक्सेस लो आर्ट विद हाई आर्ट, ठीक है. कि आप दो जो है चीज़ों को मिक्स कर देते हो, ठीक है. लो आर्ट और हाई आर्ट को मिक्स कर देते हो. जैसे एक है ये पाकिस्तानी नावल है डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, ठीक है. इट इज़ चिकलेट जॉनरा, ठीक है. चिकलेट जॉनरा में अमूमन जो है अगर आप चिकलेट जॉनरा पढ़ें तो उसमें जो है ज़्यादातर आपको लड़कियों से रिलेटेड वो जो है एक फीमेल राइटर का अमूमन वो एक नावल होता है जिसमें सारी जो है वो लड़कियों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि कैसे ड्रेसेस पहनने हैं, ठीक है. सारी वही प्रॉब्लम, आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ ड्रेस, आई वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ शूज़. ये सारी चीज़ें जो एक टिपिकल हमारी एक सोच है ना कि लड़कियां बस सिर्फ यही काम करती हैं, तो उसमें ज़्यादातर वही चीज़ें
डिस्कस होती हैं। अब डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई वो भी जो है उसमें अगर वो नॉवल आप पढ़ें तो उसमें उर्दू और इंग्लिश को जो है कंबाइन किया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों लैंग्वेजेस में जो है एक नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं, हम उर्दू इंग्लिश को कंबाइन करके बोलते हैं, ठीक है। तो एक बायलिंगुअल वो नॉवल है, उसमें जो है जो हमारी मेन कैरेक्टर है बटरफ्लाई, वो जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियसनेस और बाकी जो है पार्टी गोइंग और इस टाइप के जो है वो इंस्टेंसेस वगैरह, लेकिन वो साथ साथ उसमें जो है पॉलिटिकल कुछ डिफरेंट जो है पाकिस्तान में कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं वो भी उसमें साथ वो जो है डिस्कस कर रही होती हैं। जैसे इमरान खान के जो शुरू में धरने वगैरह हैं उसको डिस्कस करना, ठीक है। मुशर्रफ से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन वो एक फ़न वे में उन्होंने डिस्कस की हुई है, तो ना आप बोर होते हो, ठीक है, उस नावल से, और ना वो जो है एक बिल्कुल अगर आप उसको पढ़ें तो यू वॉन्ट फील कि आपने बस टाइम वेस्ट किया है, ठीक है ना। दोनों पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में ये चीज़ होती है कि दो लो आर्ट और हाई आर्ट को मिक्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरी अमूमन जैसे अगर आपने एन फ्रैंक की डायरी ऑफ यंग गर्ल, आई थिंक उनकी डायरी का नाम है, तो उसमें जो है उन्होंने नाजी रिजाइम के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, तो एक बहुत सीरियस जो है उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। चिकलेट में जो है नॉवल वो सीरियस सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरी फॉर्म को चिकलेट के साथ जो है कंबाइन करके तो बड़ा जो है एक दोनों जॉनरास को या लो आर्ट और हाई आर्ट को मिक्स कर दिया है। फिर पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में ये चीज़ भी है कि पास्ट एंड फ्यूचर आर कंबाइंड। अगर आप लोगों ने जो है ये 3 नॉवेल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, दोज़खनामा, 40 रूल्स ऑफ लव, द हिस्टोरियन, इन तीनों नॉवेल्स में यही चीज़ है कि आपके पास जो है डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं, ठीक है। दोज़खनामा में जो है दिस नॉवल इज़ अबाउट मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो, ठीक है ना। और इस नॉवल में ये चीज़ है कि वो दोनों कब्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, ठीक है। तो उनके दोनों के टाइम पीरियड्स में काफ़ी फ़र्क था, और वो दोनों जो है कभी एक अपनी स्टोरी बताता है, कभी दूसरी अपनी स्टोरी बताता है, और कभी वो किसी और हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट के बारे में भी बात करते हैं। तो आपका जो है पास्ट और फ्यूचर जो है ये पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में कंबाइंड होता है। उसी तरह 40 रूल्स ऑफ लव भी अगर आप पढ़ें तो उसमें भी यही है कि उसमें जो आपकी मेन कैरेक्टर हैं एक उनकी स्टोरी लाइन चल रही है, और फिर जो है दूसरी स्टोरी लाइन जो है वो रूमी और शम्स की जो स्टोरी है वो चल रही है। तो आपके पास एक बहुत पुराने वक्त की स्टोरी चल रही है और एक आपका जो है प्रेजेंट, और यहाँ पे सिर्फ पास्ट विद फ्यूचर लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट विद प्रेजेंट भी है इसमें, ठीक है। द हिस्टोरियन जो है इस नॉवल में एक ही फैमिली की स्टोरी बताई हुई है, तकरीबन ऐसे 4 जनरेशन बल्कि 3 जनरेशन, उसमें जो है 1930s, 1950s, 1970s और फिर 2008, इसमें 4 टाइम पीरियड्स जो हैं वो इस नॉवल में डिस्कस किए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो क्रोनोलॉजिकली उसको डिस्कस किया हुआ है, बल्कि कभी एक टाइम पीरियड में राइटर चली जाती हैं और कभी दूसरे टाइम पीरियड में। अच्छा, पैरोडी वाज आल्सो यूज्ड इन both these periods, means modernism and postmodernism. Parody, we have studied Alexander Pope's parody, मैं उसका नाम ही भूल गई हूँ जहन में। अच्छा, द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड दैट एंड दैट वाज अ पैरोडी, ठीक है। वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल इन आवर क्लास, बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जस्ट लेट मी नो, आई विल explain that again. अच्छा, both these schools also employed pastiche, which is the imitation of another style. के सिंपली पैरोडी में आप ये है कि आप किसी स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन अमूमन उसमें आप रिडिक्यूल करते हैं, या फिर आप उसमें जो है कोई ना कोई कॉमिक एलिमेंट ले आते हैं। लेकिन पास्टिश में ये होता है कि आप जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पास्टिश लिटरली मीन्स टू कंबाइन और पेस्ट टुगेदर मल्टीपल एलिमेंट्स, और मल्टीपल एलिमेंट्स यही चीज़ है कि जैसे लो आर्ट विद हाई आर्ट, द पास्ट विद द फ्यूचर, या मिक्सिंग ऑफ जॉनरा भी इसमें आ सकता है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ जॉनरा, जैसे कि हमारे पास ये नावल है द हिस्टोरियन, तो ये नावल जो है ये आपका हॉरर नावल भी है, ये आपका थ्रिलर भी है, ये ट्रैवल लॉग भी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक स्टोरी, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफरेंट जो है आपके पास जॉनरास हैं और उनको एक ही नावल में कंबाइन कर दिया गया है।
अच्छा, modernist and postmodernist works are also fragmented and do not easily convey a solid meaning. That is, their works are consciously ambiguous and give way to multiple interpretations. ठीक है, अब ये different उसमें ये है कि you cannot understand these novels in a easy manner. अगर आप एक normal Victorian era का novel पढ़ें, ठीक है, जैसे जेन ऑस्टन का, लेट्स सपोज, वो विक्टोरियन से थोड़ा पहले ही थी, ठीक है. Some critics say that she was from the Victorian era, some say that she was from the romantic era, ठीक है. लेकिन अगर आप उनका नावल पढ़ें तो इट्स अ क्रोनोलॉजिकल नावल, ठीक है. नया बस एक टाइम से शुरू हुआ है और ऐसा नहीं है कि कभी वो 2000 या इस तरह की, कभी वो 1818 में जा रही हैं, कभी वो 1815 की बात कर रही हैं और कभी जो है वो 1700 की बात कर रही हैं, ठीक है. वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. लेकिन जो आजकल के पोस्ट मॉडर्निस्ट या मॉडर्निस्ट नावल अगर आप लोग पढ़ें तो उसमें जो है फ्रेगमेंटेड हैं, ठीक है. आप उसका मीनिंग एकदम जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है. कोई ना कोई उसमें एक एम्बिग्विटी हमेशा रहती है, ठीक है. जैसे दोज़ख-नामा है तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इट्स अ नावल जिसमें मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो आर डिस्कसिंग देयर स्टोरीज वाइल दे आर इन अ ग्रेव, ठीक है. वो अपनी कब्र में हैं एंड दे आर एक्सप्लेनिंग देयर स्टोरीज, ठीक है. तो उसमें बार बार जो है आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है. आप स्टोरी अगर पढ़ो तो बार बार जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन आती है, कंफ्यूजन आती है. वो एक स्टोरी बताना शुरू करते हैं, दरमियान में दूसरी शुरू कर देते हैं. वो दूसरी बता रहे होंगे, उसमें उनको कोई क्लू मिलेगा, उसके थ्रू जो है कोई और स्टोरी शुरू कर देंगे, ठीक है. तो जो आपकी वो मेन स्टोरी आप हमेशा उससे डाइग्रेस कर जाते हो, ठीक है. अ गॉड इन एवरी स्टोन, इसमें भी जो है यही चीज़ है कि ख़ासकर जो इस नावल का जो एंड है, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर है नजीब गुल, ठीक है. और उसका जो है नावल अगर आप पढ़ो तो उसकी जो लास्ट 4-5 चैप्टर्स हैं तो उसमें आप कंफ्यूज रह जाते हो, ठीक है. एक वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है. पेशावर में जो है एक अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में जो है एक लड़ाई होती है और उसमें जो नजीब गुल है वो गायब हो जाता है, ठीक है. और जो उसका भाई है कयूम गुल उसको ढूंढता है और आपके वो लास्ट 5 चैप्टर्स हैं, यू आर कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आती. कभी आपको लगता है कि नजीब गुल जिंदा है और कभी आपको लगता है कि नहीं वो मर गया है, ठीक है ना. वो राइटर ने इतने फ्रेगमेंटेड, इतने इनडायरेक्ट अंदाज में लिखा है कि आपको कभी समझ ही नहीं आती, ठीक है. फिर द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है, इसमें जो उसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है, चंगेज़, तो उसकी एंडिंग इस तरह है कि बल्कि शुरू में ये है कि वो एक बंदे को अपनी स्टोरी बता रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ एन इंग्लिशमैन फ्रॉम अमेरिका, ठीक है. तो वो उसको अपनी स्टोरी बता रहा है और जब नावल एंड होता है, ठीक है, तो ये दोनों बाहर निकलते हैं और चंगेज़ जो है वो उस जो अमेरिकन है उसको बोलता है कि आई कैन सी समथिंग इन योर पॉकेट ग्लिंटिंग, ठीक है. इस तरह की कोई लाइन है, ठीक है. तो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब वो उसका जो एंड है वो एम्बिगुअस ऐसे रहता है कि हमें नहीं पता चलता कि वो अमेरिकन कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो कोई जो है इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था, क्योंकि चंगेज़ खान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, ठीक है, अमेरिकन इंटेलिजेंस से. तो यू आर नॉट श्योर कि हो सकता है, यू नो, यू आर लेफ्ट इन डाउट कि यू डोंट नो कि क्या वो एक जो है इंटेलिजेंस एजेंसी से बंदा था जो चंगेज़ खान को मारने आया था. डिड ही केम टू मर्डर हिम, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि ही वॉज जस्ट हैविंग अ गन फॉर हिज ओन सिक्योरिटी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं थे, ठीक है. तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी एंडिंग कुछ भी हो सकती है एंड वी आर लेफ्ट इन एन एम्बिग्विटी कि क्या हुआ होगा, ठीक है. और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, ऐसे नॉवेल्स के जो है बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस आप निकाल सकते हैं. अच्छा, the individual or subject depicted in these work is often decentered without a central meaning or goal in life and dehumanized, often losing individual characteristics and becoming merely the representative of an age or civilization. अच्छा, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में ये चीज़ है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो अमूमन डिसेंटर्ड हो जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है. क्यों नहीं है ऐसे नॉवेल्स में? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिस वॉज द एरा जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी कोल्ड वॉर्स हुई, ठीक है. कहीं उसके बाद से कहीं ना कहीं कोई ना किसी जगह पे कोई ना कोई वॉर होती जा रही है, ठीक है.
तो उसमें ज़्यादातर ज़ाहिर है ऑब्वियसली द पीपल हु आर ट्रॉमेटाइज्ड इन दोज वॉर्स, तो उनको जो है उनकी वो लाइफ ऐसी हो गई थी, दे स्टार्टेड टू फील कि देयर इज़ नो मीनिंग इन लाइफ, ठीक है, और एक इंडिविजुअलिटी उनकी जो है वो लूज होने लगी, उनका मीनिंग जो है ज़िंदगी में वो ख़त्म होने लगा, ठीक है, और भी काफ़ी इश्यूज़ वगैरह आए, ठीक है, कंबाइंड फैमिली वाला जो एक एलिमेंट था वो ख़त्म होने लगा, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, फिर अमेरिका में एक टाइम आया फैमिलीज़ में डिसफंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिसफंक्शनैलिटी मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होना। तो ये जो प्ले है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, दिस इज़ अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली जहाँ पे हर बंदा जो है किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो एक दूसरे की वजह से ही है, ठीक है। व्हेन यू रीड दैट प्ले तो आपको लगेगा कि किसी की गलती नहीं है, हाँ गलती हर किसी की है पर किसी की गलती नहीं है, मतलब किसी ना किसी की वजह से दूसरा सफ़र कर रहा है लेकिन कोई भी वो इंटेंशनल नहीं है, ठीक है। तो अगेन और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं तो दे आर डिसेंटर्ड, उनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इवन इफ दे से दे हैव सम गोल इन लाइफ, लेकिन दीज आर द थिंग्स जो वो कभी अचीव कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉर द मॉडर्निस्ट रैशनैलिटी एंड ऑर्डर आर सेंट्रल, वाइल पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन सेंट्रलिटी, स्टेटिंग दैट द सेंटर इज ऑलवेज अंडर erasure and that centering and decentering are eternally postponed, as a result of which there is either no center or there are multiple centers, ठीक है। अच्छा, मॉडर्निस्ट जो थे जैसे मैंने आपको बताया वॉर्स वगैरह थी, ठीक है, तो उस वक्त ज़ाहिर है दे वर ऑल वेरी डिस्टर्ब, सो दे वांटेड अ सेंटर, ठीक है ना। दे वांटेड कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है, कुछ एक सेंटर उनको मिले, कुछ ज़िंदगी जो है उनकी बेहतर हो, ठीक है। लेकिन या कोई उन पे एक लीडर आए, ठीक है, या उनकी ज़िंदगी को कोई मीनिंग मिल जाए। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट का ये मानना था कि सेंट्रलिटी आना जो है वो नामुमकिन है, और इवन अगर कहीं सेंट्रलिटी आ भी जाए, ठीक है, आपका एक फोकस पॉइंट एक जगह पे आ भी जाए, दैट चेंजेस विद टाइम, ठीक है। लेट्स सपोज योर फॉलोअर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, अगर आप लोग ने आजकल ये अगर आप पॉलिटिकल स्टेटस को देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट आई है दे हैव स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज हिम, और अब वो जो है उनको अपने लीडर एज सच नहीं मानते। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान को मानते ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब वो जो है उनको फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। तो जब भी वो किसी लीडर को कोई भी बंदा फॉलो कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा एक जुस्सू के साथ फॉलो कर रहा होता है, लेकिन थिंग्स कैन चेंज योर माइंड, ठीक है। अच्छा, ये वेटिंग फॉर गोडो जो है एक बहुत ही फेमस प्ले है, ठीक है, सैमुअल बेकेट का। यू विल ऑल रीड इट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। इवन इफ इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, इट इज़ बेटर कि आप लोग ये प्ले पढ़ लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आप आगे आप बहुत ज़्यादा इसके रेफरेंसेस आप लोग के सामने आएंगे, ठीक है। अब वेटिंग फॉर गोडो में दो कैरेक्टर्स हैं, डीडी एंड गोगो, एंड दे आर ट्रैम्स, मतलब बिल्कुल वो गरीब से जो है आप कह लें कि अगर आप लोग उनको कह लें, बेगर्स कह लें, ठीक है। तो दे वांटेड टू मीट अ पर्सन कॉल्ड गोडो, ठीक है, और वो एक जगह पे जाते हैं, ठीक है, एक ट्री है और उसके नीचे वो लोग बैठते हैं, वहाँ पे एक पत्थर है, बिल्कुल एक सिंपल सी सेटिंग है, ठीक है, वहाँ पे, एंड दे नीड टू मीट गोडो, लेकिन गोडो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई दरमियान में और कैरेक्टर आ जाता है जो उनको बता देता है दैट गोडो माइट कम टुमारो, गोडो माइट कम आफ्टर दिस डे, और गोडो माइट कम आफ्टर सम व्हाइल, ठीक है। दे कीप वेटिंग फॉर हिम, लेकिन गोडो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि डीडी एंड गोगो आर लुकिंग फॉर अ रैशनैलिटी, फॉर ऑर्डर इन देयर लाइफ। उनके लिए गोडो जो है शायद एक होप है, ठीक है, लेकिन गोडो कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉडर्निस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो अपने लिए रैशनैलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट अगर उस लिहाज से देखें तो उनको वो सेंट्रलिटी कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि गोडो कभी उनसे मिलता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो थ्रू आउट द प्ले वो गोडो का वेट करते हैं और गोडो कभी नहीं आता। अब गोडो कौन है? देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने ये पढ़ा कि पोस्ट मॉडर्निज्म में इंटरप्रिटेशंस आर मल्टीपल, ठीक है। सो सम पीपल थिंक दैट ही इज अ पर्सन हु हैज प्रॉमिस्ड देम समथिंग गुड, और सम पीपल थिंक दैट गोडो कम्स फ्रॉम द वर्ड गॉड, ठीक है, GOD, गॉड एंड देन OT, सो मे बी this name symbolizes God, and some people say that this is a symbol of hope, ठीक है। The writer Samuel Beckett was also
asked कि भाई who is Godo, is he God or maybe some hope or some person, and he just simply replied that if I knew I would have written who is Godo. Right, so even the writer left the readers to in ambiguity. ठीक है, आपके पास मीनिंग कभी आता ही नहीं है. यू हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स अबाउट दिस प्ले एज वेल. ठीक है, सेंट्रलिटी इसमें आती नहीं है. जो दो कैरेक्टर्स हैं, दे वांट रैशनैलिटी, सेंट्रलिटी एंड ऑर्डर इन देयर लाइफ्स, बट दे but they are unable to get it. अच्छा, forms of literature in postmodern period, past issue. ठीक है, we have discussed this. ठीक है, the taking of various ideas from previous writings and literary styles and pasting them together to make new styles. The historian, which has various genres, as I told you कि उसमें जो है उसके genres में जो है, अगर इस नॉवल को पढ़ें तो डिफरेंट क्रिटिक्स ने, कुछ ने उसको इस नॉवल को ट्रेवलॉग कहा है. ठीक है, critics saying it is a thriller novel, something it is a horror novel, and something that it is a romantic love story. ठीक है, फिर reluctant fundamentalist, it has adapted the genre of dramatic monologue. ठीक है, dramatic monologue is quite famous through My Last Duchess. ठीक है, उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है यूज़ हुआ हुआ है. सो दिस नॉवल हैज़ ऑल्सो अडेप्टेड दैट जॉनरा. फिर अ गॉड इन एवरी स्टोन, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन है, कि इसमें आपको जो है ग्रीक हिस्ट्री के बारे में भी बताया जा रहा है. ठीक है, कुछ आपको ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया जा रहा है, और फिर उसमें फिक्शन भी है. ठीक है, then we have intertextuality, which is a very important form of literature in postmodern period. In intertextuality, it consists of the acknowledgement of previous literary works with another literary work. अगर आप लोग द हिस्टोरियन पढ़ें, ठीक है, इस नावल में ये है कि इसमें द हिस्टोरियन मेंशंस विक्टोरियन वर्क्स अ लॉट. ठीक है, इसमें डिफरेंट जो है विक्टोरियन राइटर्स को मेंशन किया गया है, जैसे दैट नॉवल ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टॉकर, इट हैज़ बीन मेंशन्ड अगेन एंड अगेन. देन दिस नॉवल आल्सो मेंशन्स अदर विक्टोरियन नॉवेल्स सच एज द पोर्ट्रेट of a lady. There's this novel, I've forgotten its name, but it mentions a lot of Victorian novels and even other kinds of books. ठीक है, दोज़ख़नामा में भी यही है कि it has referred to a lot of literary works from the past. ठीक है, ज़्यादातर इसमें उर्दू लिटरेचर की बुक्स को मेंशन किया है. ठीक है, then we have metafiction, the act of writing about writing or making readers aware of the fictional nature of the very fiction they are reading. Salman Rushdie's Midnight Children is another example of metafiction. In this story, the narrator of the story, Salim Go, does not shy away to tell the reader that the story cannot be entirely trusted because there might be elements and incidents which are not true. तो metafiction में basically ये चीज़ है कि जो आपका रीडर है, राइटर है, वो आपको नॉवल में खुद ही बता देता है कि दिस इज़ अ नॉवल, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट इट. ठीक है, इसमें जो वो राइटर खुद ही बोलता है कि जो इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यू कैन नॉट से दैट दे हैपन इन रियलिटी. ठीक है, अच्छा, टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, यूज़ ऑफ नॉन लीनियर टाइमलाइंस एंड नैरेटिव टेक्निक्स इन अ स्टोरी. जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं. अब स्लॉटर हाउस 5 है तो इसमें 3 टाइम पीरियड्स को डिस्कस किया हुआ है. द हिस्टोरियन जो है उसमें 4 टाइम पीरियड्स, और 3 डॉटर्स ऑफ ईव एक नॉवल है उसमें 3 टाइम पीरियड्स को डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, उसके अलावा मिनिमलिज्म, द यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स विच आर डिसाइडेडली कॉमन एंड नॉन एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स. ठीक है, अगर आप पुराने नॉवेल्स पढ़ो या अगर आप पुराना लिटरेचर पढ़ो तो उसमें हमेशा ग्रैंड कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपका पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है. जैसे वेटिंग फॉर गोडो में 2 ट्रैम्प्स को डिस्कस किया हुआ है. अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय इज़ अ वेरी फेमस नॉवल. ठीक है, और इस नॉवल में ये इंडिया में जो है जो लोवेस्ट कास्ट के कुछ मेंबर्स हैं उनकी स्टोरी बताई गई है, और उनके बारे में बताया गया कि उनको
कैसे उनके साथ जो है वहाँ पे ज़्यादती होती है, ठीक है। या फिर अरुंधति रॉय का जो है एक दूसरा नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, उसमें एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी बताई हुई है। सो मिनिमलिज्म इज यूज्ड अ लॉट इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इन मैक्सिमलिज्म डिसऑर्गेनाइज्ड लेंथी हाईली डिटेल्ड राइटिंग की ज़्यादातर जो ऐसे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के नॉवेल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं है कि नॉन लीनियर टाइमलाइंस हैं, ठीक है, एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं होता उसमें, और टाइम पीरियड जो है वो स्विच होते रहते हैं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक नॉवल जो है आपका 1930 में स्टार्ट हुआ है तो फिर उसके बाद 1950 को डिस्कस करेंगे, 1970 को और फिर 2008 को, बल्कि उसमें इस तरह होता है कि कभी वो 2008 को डिस्कस करें, कभी 1930s वाले टाइम पीरियड डिस्कस हो रहा है, कभी 1950s वाला डिस्कस हो रहा है, कभी 1970s वाला। देयर इज़ नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी नॉवेल्स होते हैं और दे आर वेरी डिटेल, ठीक है। Magical realism, introduction of impossible or unrealistic events without clearly defining what is factual and what is fictional, ठीक है, कि magical realism में यही होता है कि unrealistic elements को introduce किया जाता है, you cannot know कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। जैसे just get the idea of दोज़ख नामा, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो आर सिटिंग इन अ ग्रेव एंड डिस्कसिंग इवेंट्स, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है, नो वन कैन एवर बिलीव दैट, ठीक है। फिर हैरी पॉटर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये जो है फैंटेसी लिटरेचर है, इसमें भी मैजिकल रियलिज्म है, ठीक है। और 100 Years of Solitude बाय गार्शिया, इसमें भी यही चीज़ है कि दोनों चीज़ों को जो है कंबाइन किया हुआ है, देयर आर फैक्चुअल थिंग्स एंड देयर आर फिक्शनल थिंग्स। फिर रीडर इन्वॉल्वमेंट, इसको हमने ऊपर डिस्कस भी किया, ऑफन थ्रू डायरेक्ट एड्रेस टू द रीडर एंड द ओपन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिक्शनल नेचर ऑफ द इवेंट्स बीइंग डिस्क्राइब, की जो जैसे सलमान रुश्दी की का नॉवल है द मिडनाइट चिल्ड्रन, उसमें जो राइटर है वो खुद बता रहा है कि दिस इज़ अ फिक्शन सो यू शुड नॉट बिलीव इन इट। अच्छा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ambiguity is a common practice in postmodern literature. I think we have already discussed that, ठीक है, कि बहुत सारा ambiguity होती है, things are not clear. Individuality, subjective views got more emphasis. Subjective perception of different people produces knowledge through which they constitute subjective realities, कि इसमें जो है subjective views को बहुत ज़्यादा जो है आप का एम्फेसिस होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग को याद हो, वी हैड वॉच दैट मूवी वंडर, ठीक है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव शो किया था, उसमें जो है ऑगी का पर्सपेक्टिव शो किया था, उसमें विया का कैरेक्टर था, उसमें मिरांडा था और उसमें जैक विल, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके पर्सपेक्टिव से स्टोरी को डिफाइन किया गया, और अगर कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक कैरेक्टर को अगर हम पहले जज करते थे तो यहाँ से ये सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें फिर होता था वी यूज टू स्टॉप जजिंग देम, ठीक है। द सेम हैपेंस इन द हिस्टोरियन, इसमें भी यही है कि देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम किसी एक कैरेक्टर को समझते हैं और देन वी इवन इफ वी डोंट लाइक देम वी स्टार्ट टू लाइक देम, ठीक है, एंड वी स्टॉप जजिंग देम। अच्छा, ट्रूथ इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। इन पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रूथ इज़ कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नॉट यूनिवर्सल, कि ये नहीं है कि एक कैरेक्टर आपको बता रहा है एक ट्रूथ के बारे में कि ऐसा है और फिर वो वैसा ही हो। जैसे एक एग्जांपल है कि द हिस्टोरियन जो नॉवल है उसमें एक कैरेक्टर है हेलेना और हेलेन, दोनों नाम उसके यूज़ हुए हैं, ठीक है। एंड शी हेट्स हर फादर, ठीक है, प्रोफेसर रॉसी, बिकॉज शी थिंक्स के ही अबंडेंट हर एंड हर मदर, ठीक है। उन्होंने बचपन में इनको और उनकी मदर को छोड़ दिया होता है एंड शी हेट्स हिम फॉर दैट। लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि प्रोफेसर रोजी है टेकन ड्रिंक कॉल्ड एमनीजिया, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी और उसकी वजह से ही नेवर went back to his beloved and his daughter Helena, ठीक है। तो कभी भी जो है आपका एक ट्रूथ जो है वो पर्सपेक्टिव आपका हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। द सेम इज द केस विद द मूवी वंडर, ठीक है, ये नॉवल भी है, ये मूवी भी है, उसमें भी यही चीज़ होती है। ब्लरिंग द ओल्ड डिस्टिंक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म डिसरिगार्ड्स बाइनरी ऑपोजिशन, ये हमने डिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि वो ग्रे एरिया को ज़्यादा
अच्छा समझते हैं. They think that dividing things into two things like binary things like male and female, black and white, east and west, this is not a good thing. And globalization and multiculturalism, because of huge globalization, different ग्लोबलाइजेशन कि आजकल ग्लोबलाइजेशन भी है, मल्टीकल्चरलिज्म का एक एरा है, ठीक है. तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आल्सो डिपिक्ट्स दैट, ठीक है. उसमें जो है ये इस चीज़ को ज़्यादा जज नहीं किया जाता है. जैसे अगर इफ़ यू रीड दिस पाकिस्तानी नॉवल कराची और किलिंग में, तो यू विल सी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जो है इंडियन मूवीज़ भी देख रहे हैं, वो इंडियन एक्टर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, वो अमेरिकन या हॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. The different characters are wearing western clothing, ठीक है. They are listening to western music, eating western food, and then और ऐसा नहीं कि वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, वो उनके कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं. तो दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म that has been abundantly discussed in postmodern literature. So that's about it. I hope you understand this lecture. If you have any issues, please let me know and I will help you get rid of the confusion. Thank you.